बेलागंज से तरारी तक भाजपा ने किया क्लीन स्वीप। जनसुराज का कहीं परफॉर्मेंस अच्छा तो कहीं बेकार। इन सारी चीजों पे आज बात होगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विशेषज्ञ अभिषेक तिवारी जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बहुत बिजी शेड्यूल में से आज हमको टाइम दिए, उसके लिए तमाम दर्शकों की ओर से आपको स्वागत है। पहला ही सवाल, क्या कहिएगा, जनसुराज फ्लॉप हुआ या चिराग की तरह ये एक शुरुआत है स्टार्ट हिट होने का? देखिए, राजनीतिक रूप से हमको कम से कम ऑनेस्ट तो होना पड़ेगा। ये पहली बार चुनाव लड़ा है, जबकि बाई इलेक्शन। देखिए, राजनीति में जब बाई इलेक्शन होते हैं तो हमेशा सत्ता पक्ष की तरफ ज्यादा लहर होती है। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में एक भाव होता है कि ये सत्ता पक्ष का अगर विधायक जीतेगा तो हमारे क्षेत्र में काम करेगा। ये एक जनरल परसेप्शन नहीं बता रहा हूं, ये अक्रॉस पैन इंडिया आपको एक सोच मिलेगी कि नहीं, चूंकि सत्ता में ये पार्टी है तो उसको जीतना चाहिए। ऐसा ही रिजल्ट आप देखेंगे कर्नाटक में। इसका ये मतलब नहीं कर्नाटक में बीजेपी बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन चूंकि अभी मैसिव रूप से अक्रॉस कर्नाटका में कांग्रेस के विधायक हैं, तो लोगों का मन में एक भाव रहता है कि भाई उसी पार्टी का विधायक बनेगा तो सत्ता से चूंकि लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, तो जीतेगा। उसके बावजूद आप सोचिए, इमामगंज में पहला चुनाव। बिहार किसके लिए जाना जाता है? कास्ट वोटिंग पैटर्न। यहां पर जब राजनीतिक विश्लेषण होता है तो क्या बात करते हैं लोग? समीकरण क्या है? मानते हैं ना आप इस बात को? अब आप ये समझिए कि उसके बिटवीन द लाइन बिहार को देखिए। बिटवीन द लाइन ये मैसेज है कि बिहार ने पहली बार जनसुराज को इस नाम पे वोट किया कि नहीं, हम छठ में ट्रेन में धक्के मार के खाते हुए नहीं जाएंगे। उसमें भी 33,000 प्लस वोट बहुत मायने रखता है। अच्छा, आप बेलागंज में लंबा इतिहास रहा है राजद का, सुरेंद्र यादव की वजह से जीतने का। वहां 17,000 वोट मिला है। उस जगह पे जो माना जाता है राजद का गढ़, माई समीकरण ध्वस्त कर दिया समाजवादी विचारधारा के जो लोग मानने वाले हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, माई समीकरण ध्वस्त करना मुश्किल है। और ये दोनों पक्ष के जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं या जो समाजवादी पत्रकार हैं या जो वामपंथी पत्रकार हैं या इस्लामिस्ट पत्रकार, क्योंकि पत्रकारों का भी अपना एक विचारधारा होता है, ये बात मानता हूं। मैं नहीं मानता पत्रकार निष्पक्ष होते हैं, हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मानव निष्पक्ष नहीं हो सकता। आपका कोई एक विचार होगा। ये सारे विचार एक बात जरूर मानते हैं कि माई को ध्वस्त करना मुश्किल है। जनसुराज ने बेलागंज में माई ध्वस्त किया, बड़ा टेक अवे। लेकिन रामगढ़ में फेल हुआ ना। बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, रामगढ़ पे भी आ रहा हूँ। और रामगढ़ से एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ। रामगढ़ मैं बता दूं, मैं इसलिए रामगढ़ से सवाल पूछ रहा हूँ अभिषेक जी से, क्योंकि रामगढ़ को कहा जाता था वो आरजेडी का किला है जिसे ध्वस्त करना मतलब नामुमकिन है, लेकिन इस बार भाजपा ने इसे भी ध्वस्त कर दिया। लेकिन सवाल भाजपा से के साथ तो ये जुड़ा हुआ रहेगा ही कि रामगढ़ को किस तरह से जीता गया, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें राजनीतिक समीकरण लगाया गया होगा। नहीं, और दोनों समीकरण है। हाँ, जो बीएसपी से कैंडिडेट, हाँ, ये बीएसपी वाला ही क्वेश्चन था। हाँ। क्या ये बीएसपी और बीजेपी के बीच कुछ अंदर इंटरनल ट्यूनिंग था? नहीं, कोई या फिर एक समीकरण ऑटोमेटिक बन गया? ये क्या होता है कि राजनीति में कभी कभी हैवी वेट्स की एंट्री होती है। तो जो बीएसपी के कैंडिडेट थे वो अपने आप रामगढ़ में राजनीतिक रूप से वो पहले से हैवी वेट है। लेकिन कमाल की बात है कि वहां पर आप देखिए कि राजद तीसरे नंबर पर है। फाइट बीएसपी और बीजेपी के बीच हुआ। अब ये इंटरेस्टिंग है। तो आपने क्या किया? आपको समझ में आया कि क्या हुआ? मुझे तो यही लगा कि जो कैंडिडेट आरजेडी ने खराब दिया, मतलब कैंडिडेट जो अच्छा कैंडिडेट नहीं दिया गया, इसीलिए बीजेपी वहां से चुनाव जीत गई। नहीं, अगर बीएसपी का जो कैंडिडेट ने और वोटर ने ये बोला, जो नैरेटिव ग्राउंड पे चला कि पार्टी किसी की बाप है की है, मान लीजिए कोई आ ही जाता है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि कार्यकर्ता झोला उठाएगा। सतीश कुमार सिंह यादव जो हैं वो कभी आरजेडी में थे और वहां से वो जीत भी जाते थे। लेकिन इस बार उनको टिकट ना देना ये भी तो हो सकता है ना कि बीजेपी को एक चांस मिल गया। मैं वही बोल रहा हूं ना कि आपने इस पार्टी को बपौती मान लिया है कि लालू प्रसाद यादव जी के वट वृक्ष के नीचे मैं पैदा हुआ हूं तो इस वृक्ष की छाया पर मेरा ही अधिकार है। तेजस्वी यादव के संदर्भ में बात कर रहा हूं। तो टिकट बंटवारा तो प्रॉब्लम है, लेकिन आप एक लहर के अलावे भी एक कॉम्बिनेशन देखिए ना। बीजेपी, चिराग पासवान का वोट
और प्लस जदयू का वोट, ये अपने आप में एक समीकरण, मजबूत समीकरण है। क्योंकि बिहार कास्ट लाइन से तोड़ने की बात जनसुराज ने जरूर की और तोड़ने में कामयाबी भी पाई, लेकिन आप देखिए कि मगध बेल्ट में तोड़ लेंगे, सीमांचल में तोड़ लेंगे, जो रिजिड बेल्ट है, जो शाहाबाद का क्षेत्र है, वो कास्ट बेल्ट तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। सीमांचल भी तोड़ लेंगे, सीमांचल तो तोड़ेंगे भविष्य की, अभी तो अब तो देखिए ये बात आशुतोष जी, आप मैं देखिए आपसे, रामगढ़ में फेल हुआ है, जमानत जब्त हो गया, ये भी आपको मानना नहीं, पड़ेगा। मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, रामगढ़ सीमांचल क्षेत्र में नहीं आता, शाहाबाद क्षेत्र हाँ, में। शाहबाद क्षेत्र का ही वो वहां का कास्ट लाइन बहुत रिजिड लाइन है, क्योंकि 90s के जनरेशन में बहुत कुछ झेला। मैंने आपसे 1 वर्ष पहले भी बोला था कि लोग जो आउटराइट जाकर के जनसुराज को रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं ना, वो संभव नहीं है गुरु, क्योंकि उसकी आप उसके समर्थक हो ना हो, आपके वोटर हो या ना हो, लेकिन वो जो कह रहा है, प्रशांत किशोर जो बात कर रहा है, वो गलत नहीं है। क्या छठ के बाद गाय बैल बकरी की तरह बिहारी ट्रेनों में लदा के नहीं जाते? नहीं, सही बात है एकदम। क्या बिहार में पलायन का मुद्दा होने के बाद भी किसी भी मुख्य राजनीतिक दल, बीजेपी, जदयू, आरजेडी के पास कोई पलायन को रोकने का, अगर चिराग पासवान को हटा देते यहाँ पे, उसके पास हमेशा उसने बोला कि ये मेरे लिए बहुत मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा जी, और क्योंकि आप कांग्रेस को मुख्य राजनीतिक दल नहीं मान रहे अभिषेक जी, तो है ही नहीं, नाम ही नहीं लिए। नहीं, देखिए हमें फेयर बात करनी चाहिए। बिहार के अंदर कांग्रेस मुख्य राजनीतिक दल नहीं है, कांग्रेस पैरासाइट समझते हैं। हाँ, पैरासाइट है, मतलब पैरासाइट कहिए, लटकन समझिए, या वट वृक्ष के नीचे तो बेल को जो सहारा मिल जाता है, या यूं कहिए कि सार्क के नीचे बहुत सारी छोटी मांसाहारी मछलियां होती है, तो जो सार्क किसी को खाती है तो मांस के टुकड़े जो नीचे गिरते हैं तो उसको खा के वो सरवाइव करती है। ये लोग बिहार में कांग्रेस राजनीतिक सर्वाइवर है। अच्छा, राजनीति में राजद के नीचे लटकने वाली कोर वोट कहा जाता है कि मुसलमानों का एक जो बहुत बड़ा तबका है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट ठीक है। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात आपने बोली। आज तो सिर्फ इस बिहार के स्थिति में आप हाँ पैरासाइट बिल्कुल बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत कुछ लोगों को खराब लगेगा। नहीं नहीं खास नहीं, करके- आप टिके रहिएगा इस सवाल पे, मैं इसका उत्तर देता हूं। बहुत बढ़िया सवाल पूछ लिया आपने। मुसलमान कोर वोटर है कांग्रेस का, तो कांग्रेस कहती है। हाँ, ठीक ठीक ठीक, सभी जगह कहती है अरे कांग्रेस। हाँ ठीक है, हाँ। कोर वोटर है। आप ये बताइए कि आज महाराष्ट्र का रिजल्ट आया है, 2 जगह पे ऑल इंडियन में इत्तेहाद मुसल्लमीन जीती है, आपको पता है ना। बीजेपी तो नहीं जीती है, तो वहां पे बीजेपी के अलावे कौन सी पार्टी खड़ी थी? कांग्रेस थी। तो कोर वोटर कहां रहा? अब देखिए, अब यानी मुसलमानों को जैसे ही अपना ओरिजिनल चुनने का मौका मिला, देखिए इसको हवा में मत लीजिएगा, बिहार के सीमांचल में भी 5 सीट पर रिजल्ट आया था ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन का। आप ये भूल मत कीजिए कि मुसलमान उनका कोर वोटर है, मुसलमान किसी का कोर तब तो वोटर मतलब कांग्रेस को अल्पसंख्यक का राजनीति नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस हार भी तो इसीलिए रही है हाँ, ना। तब तो आज कांग्रेस भूल कर रही है। भाई साहब एक बात बताता हूं, ये देश की अजीब विडंबना है, जो 15% की आबादी है उसके वोट के लिए तो सभी हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन आप हिंदुओं की कोई राजनीति नहीं कर रहे, उनकी राजनीति कोई हैसियत नहीं है। बीजेपी तो कर रही है सर, तो लैंडस्लाइड विक्ट्री जीती ना भाई हाँ, महाराष्ट्र वही में। तो, हाँ। आपने खुल के हिंदुत्व की राजनीति की, आपने बटोगे तो कटोगी की राजनीति की। देखिए महाराष्ट्र की जीत कंप्लीट और कंप्लीट हिंदुत्व की जीत है। उसके अलावे अगर आप किसी चश्मे से देखना चाहते तो बेईमानी कर रहे हैं। देखिए अभिषेक भैया का यही है कि ये खुलकर बोलते हैं। अब बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है कि जो महाराष्ट्र का फॉर्मूला रहा, हिंदुत्व का फॉर्मूला, जो उत्तर प्रदेश में भी लागू होने जा रहा है, और खास करके आज यूपी का भी रिजल्ट आया, बाइपोल पे अलग बात बाइपोल हो में आप जाएगी। देखें कि कितना अच्छा रिजल्ट। ठीक है, 9 में से 7 जीत आप ये देखिए जो महाराष्ट्र का रिजल्ट आया है, यूपी का भी वही रिजल्ट रहा है, और ये दोनों स्टेट है वो स्टेट है जिन्होंने 2024 में बीजेपी को डुबाया। 25 में बिहार में हिंदुत्व का मुद्दा पे क्या बीजेपी एनडीए वैसा ही परफॉर्मेंस कर पाएगी, या फिर यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बदलना होगा? नहीं, आई डाउट। आपके पास योगी जी जैसा लीडर नहीं है, आपके पास देवेंद्र फडणवीस जी जैसा। लोकल लीडरशिप बहुत मायने रखता है, सेंट्रल लीडरशिप एक माहौल तैयार कर सकती है, बात कर सकती है। योगी जी यहाँ पे बहुत माने जाते हैं बिहार में, बिहारी आप भी हम भी हैं, और योगी जी को लोग कहते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन तो बढ़िया चलाते हैं, पर आपके पास योगी जी तो नहीं है बिहार में।
आप बिहार के सीएम योगी जी को तो नहीं मतलब बनाएंगे। बिहार में कोई बीजेपी के पास सीएम कैंडिडेट फेस नहीं है वैसा। सीएम कैंडिडेट छोड़ दीजिए, आप हिंदुत्व का बढ़िया ब्रांड, गिरिराज सिंह, उम्र हो गई है सर, कब तक आप उन्हीं को बताएंगे? गिरिराज सिंह जी की खुद की आयु आप देख लीजिए, वो तो खुद रिटायरमेंट के कगार पे है। उनमें और नीतीश जी में कितना फर्क है, दोनों सैचुरेशन पॉइंट पे चल रहे हैं। देखिए बिहार में मैं ऑनेस्ट अगर बात करूं, और मुझे कोई अगर लीडर आप कहेंगे तो यार 100% स्ट्राइक रेट वाला मुझे पसंद है, चिराग पासवान। अब आप झारखंड में भी देखिए, एक सीट पर लड़ा है। सही बात। आप आजसू को 8 सीट दिए, इनको कठिन सीट मिली थी, ऐसा नहीं है एक लॉलीपॉप सीट मिली थी। लेकिन इस आदमी का एक चीज आप देखेंगे, ये जिस सीट पे भी लड़ता है उस सीट पर अपना पूरा 100% देता है, और अलायंस पार्टनर्स के साथ तालमेल बिठाने में चिराग पासवान बड़ा एक्सपर्ट है। ये क्वालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, चिराग पासवान को फ्रंट बनाना पड़ेगा। लेकिन चिराग पासवान, फिर वही बात हो जाएगी ना, चिराग पासवान तो सबके नेता है, वो उनका स्लोगन अलग है, वो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ठीक है, तो क्या लेकिन प्रॉब्लम है? बीजेपी कहती है हिंदुत्व फर्स्ट, हिंदू फर्स्ट। नहीं ठीक बात है। ये जो स्लोगन है, ये दोनों अलग अलग है। नहीं बिल्कुल अलग अलग स्लोगन है, बिल्कुल अलग अलग राजनीति है। तो 3 चीजें आप देखिए जो बिहार की राजनीति में 2024 के बाद बदली है गुरु। बिहार में मिक्स भेज करना होगा। नहीं मिक्स भेज नहीं है। 3 चीजें मैं आपको उदाहरण देता हूं, आंखों के सामने पढ़िए। नीतीश जी की राजनीति का परिवर्तन देखिए। सुल्तानगंज नाम का एक रेलवे स्टेशन है, उसका नया नाम बाबा अजगैबीनाथ स्टेशन होने जा रहा है, इसी नीतीश सरकार ने किया। ये वही नीतीश जी हैं जो सेकुलरिज्म के वशीभूत होकर कहते हैं कुछ भी हो जाए बख्तियारपुर का नाम नहीं बदलने देंगे, लेकिन सुल्तानगंज का बदलने लगे तो कल बख्तियारपुर भी बदल देंगे। क्योंकि लोग सब देखिए, मुस्लिम वोटर एक बहुत टेंटेटिव गलती कर रहा है बीजेपी को हराने के चक्कर में। बीजेपी को हराने के लिए वो जिस एक्सट्रीम पर जा रहा है, उसका ये एक नेचुरल फेनोमेना है कि अगर आप पोलराइज होंगे तो आप ये सोचेंगे कि हिंदू पोलराइज नहीं होगा, वो सेकुलर बना रहेगा। ये नहीं होगा। ये सिंस इंडिपेंडेंस नहीं हुआ है, लोग इस लाइन को पढ़ना भूल जाते हैं। स्वतंत्रता भी जब हमको मिली थी तो वहां डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था नोआखली में, तो बिहार में भी दंगे हुए थे। ये बात और है कि बिहार में हिंदू भारी पड़ गए थे क्योंकि यहां पर यादव उस लड़ाई को लड़ रहे थे। तो लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि रिफ्लेक्शन होता है, मिरर। आपने फोटो इमेज पढ़ी होगी फिजिक्स में, तो वो इमेज तो रिफ्लेक्ट होगा ना भाई, किसी का प्रभाव किसी और कारण पे किसी और जगह पे पड़ेगा ना। आप राजद की हार, इसको राजद की हार और लालू की हार समझिएगा। लालटेन बुझ गया है बिहार में इस बाई इलेक्शन में। यह कोई मामूली हार नहीं है, राजद के लिए बहुत बड़ी संकट की घड़ी है। मंथन करने की जरूरत है कहीं ना अरे कहीं। मंथन तो आप तब करेंगे ना भैया जब आप मजार का चादर का टोकरा आपके सर से उतरेगा। आपके सर पे तो इतना बड़ा भार है, जिस इस्लाम में ही मजार अच्छा, को एक बात पूजने को बताइए, आप लेकर बोल के, रहे हैं कि विपक्ष को कि इस्लाम मतलब मुस्लिम वोट बैंक को छोड़ दे। ना मैंने ये लेकिन कहीं भैया नहीं आप कहा। लड़ेगा कैसे? वो बोलती हैं कि एमवाई की पार्टी है, मुस्लिम यादव की पार्टी है। तो फिर आप मुस्लिम यादव के भरोसे फिर रहिए, फिर जीतिए। नहीं जीते तो फिर किसी को दोष मत दीजिए ना। फिर आप क्यों रोना कि ईवीएम हैक हो रहा है, फलाना हो रहा है। अभी देखिए, अभी जस्ट मैं देखा एक नेता का ट्वीट, वो बोल रहे हैं कि जो फाइनल राउंड तक ईवीएम का जो बैटरी था 99% था। आप इंजीनियर हैं प्रोफेशन, आप जानते हैं ईवीएम कैसे काम करता है। एक बात बताइए, वोटिंग करते करते अगर 27% हो जाएगा तो उसको चार्ज में लगाया जाएगा कि नहीं लगाया? एकदम। तो यार चार्ज से ईवीएम हैक होने का ये लोग वो लोग हैं जो फ्लैट अर्थ सोसाइटी में रहते हैं। फ्लैट अर्थ सोसाइटी समझते हैं ना, धरती चपटी है। ये अब उनको आप कन्विंस करते रहिए कि धरती गोल है, वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि फ्लैट अर्थ सोसाइटी के हम मेंबर हैं, हम मानते हैं धरती चपटी है। लास्ट में हम आते हैं बिहार इलेक्शन में। क्या लगता है 25 में जनसुराज का कहीं आप अस्तित्व देख रहे हैं, या फिर सिर्फ ऐसे ही फाइट करेगी, सीट निकालने में नाकामयाब रहेगी? देखिए, जनसुराज ने तो एंट्री ले लिए हैं, तो अब अगर आप सही में ऑनेस्ट पत्रकार है तो आपको ये जरूर कहना चाहिए कि अस्तित्व में तो है। ये बाई इलेक्शन था तब जिस फोर्स पे लड़ी है। अभी तो सोशल मीडिया का जब कैंपेन शुरू होगा, और मैं चूंकि प्रशांत किशोर जी के आईपैक के काम को जानता हूं और समझता हूं, बहुत स्ट्रेटेजिक ढंग से काम करते हैं। राजद और बीजेपी दोनों के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर एक बात बोले थे कि मुझे चुनाव लड़ाने और जिताने आता है। लेकिन क्या ये 4
सीटों पे जो हार हुई है और खास करके 2 सीट पे जो जमानत जब्त हो गया है, हाँ, उसके बाद क्या लगता है कि 6,000 एक जगह 6,000 और एक जगह 7,000 वोट हाँ, है 5,000। लेकिन ये दोनों शाहाबाद के क्षेत्र है भाई, इस बात को समझिए। लेकिन प्रशांत किशोर का जो ये वर्डिक्ट है कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंचेगा इससे, नहीं पहुंचे। या फिर वो जानते थे कि यही रिजल्ट होगा आसपास? वो जानते होंगे, इसलिए अगर मुझे पता था तो उनको भी पता होना चाहिए। ये दोनों एक तरारी को समझिए, तरारी में माले का गढ़ तोड़ा है। और पिछली बार शाहाबाद में क्यों हारे थे ये बीजेपी वाले? क्योंकि यही जो सुनील पांडे हैं ये निर्दलीय लड़ गए थे, 35,000 वोट मिल गया था। यानी भूमिहार का वोट नहीं बट गया था, स्प्लिट हो गया था, ये था। इसको ऐसे ही समझिए, इस बार नहीं बटा, वो जीत गए। इतना ज्यादा रॉकेट साइंस क्या है इसको समझने में? अच्छा, इस बार के चुनाव में जो एनडीए प्लस संघ रहा आरएसएस, एनडीए प्लस आरएसएस का जो तोड़ नहीं खोज पा रही है खास करके विपक्ष, तो अगर यही कॉन्सेप्ट पे अगर बिहार इलेक्शन लड़ा जाए, एनडीए लड़ती है, तो क्या लगता है महाराष्ट्र वाला रिजल्ट फिर से एक बार देखने को मिलेगा बिहार में, या फिर बिहार करेगा फाइट? ये आप कह रहे हैं कि ये वर्तमान गठबंधन प्लस जो आरएसएस का भी 2024 के देखिए, अगर चिराग पासवान गठबंधन बना, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार और बीजेपी का ये वर्तमान गठबंधन रहता है तो राजनीतिक रूप से तो बहुत हावी है। प्लस आरएसएस में जोड़ना चाह रहा हूं, आरएसएस को अभी तो हम साइड कर रहे हैं। हाँ। सिर्फ ये गठबंधन रहता है तो हावी है। उसके ऊपर जब आरएसएस आएगी तो आरएसएस 1-2 लेयर में काम नहीं करती है। क्या पता चुनाव से 3 महीने पहले नीतीश कुमार जी भी लाडली योजना शुरू कर दें। हेमंत सोरेन को बचा लिया मैया योजना ने, आप मैया योजना कहिए, लाडली योजना चाहिए। देखिए, शिवराज सिंह चौहान हार रहे थे वामपंथियों के अनुसार, लाडली योजना को इन्होंने समझा नहीं, महिलाओं ने बम्पर वोट किया। झारखंड में महिलाओं ने 8% अधिक मतदान किया है, यानी पुरुष क्या सोचता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है जेएमएम की। महायुति सरकार ने भी लाडली योजना लागू की थी चुनाव से कुछ दिन पहले। तो कई लेयर में चुनाव लड़ती है, तो फीडबैक जब जाएगा तो फिर 3 महीने के लिए यहां भी लाडली योजना कुछ वैसा शुरू हो जाएगा। और नीतीश कुमार तो वैसे भी महिलाओं को साइकिल देने में, पैसा देने में, 12th के बाद पैसा देने में एक्सपर्ट है, देने में, नौकरी देने में। जी 45% आरक्षण है, समझ रहे हैं? एम फैक्टर से मुसलमान फैक्टर है और नीतीश जी और मोदी जी का एम फैक्टर महिला फैक्टर है। अब मुसलमान फैक्टर वर्सेस महिला फैक्टर है। इस फैक्टर में कौन हावी है ये बस समझना बहुत आसान है। जिसकी जितनी संख्या उसका राजद का ही नारा है ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी। तो नीतीश कुमार महिला को कह रहे हैं 50% हो तुम्हारी, 50% भागीदारी होगी। बियॉन्ड कास्ट लाइन कट कर दिया तो रिजल्ट आपके सामने है। इतना क्या समझना है, रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, राजनीतिक शास्त्र है। मतलब आपके राजनीतिक शास्त्र में अभी कहीं ना कहीं एनडीए 2025 के रिजल्ट आने के दिन तक भारी दिखेगी। सीधा ऐसे नहीं होता। अभी गंगा में बहुत पानी बहना है, आप अपना शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। देखिए, गंगा में बहुत पानी बहना बाकी है। राजद 9 महीना आप ये मुझसे सुनना चाहते कि राजद हाथ पर हाथ रखे बैठेगी? वो काट नहीं ढूंढेगी इस हार का। इस हार पर मंथन करेगी ना वो भी कुछ, कि कहां गलती हुआ। ये 24 में भी तो हार हुआ, लेकिन उसमें तो मंथन नहीं हुआ। तो 24 यही प्रॉब्लम है ना, आप मंथन नहीं कीजिएगा तो फिर हारिएगा। मैं यही कह रहा हूं कि अगर मंथन नहीं करेंगे, देखिए ये जो मजार को पूजने का टोकरे का जो भार है बिहार में, नेताओं को जो शौक चढ़ा है, इनको लगता है कि सभी मुसलमान मजार पूजते हैं, हम भी चले चादर पोशी करने। अरे भाई साहब, मुसलमानों में इस बात को लेकर के वाद विवाद है कि चादर पोशी करना ठीक है गलत है। तो कहने का ये मतलब है कि आप तुष्टीकरण में करते करते आप इतना मत आगे बढ़ जाइए कि ये जो 70% 75% भी इस देश में जो हिंदू है, जिसके माथे पे आपने लिख दिया कि तुम कैपिटल सी हो, दर्शक समझदार है, मैं गाली नहीं दे रहा हूं, कैपिटल सी का मतलब कैपिटल सी ही समझे। तो आपने लिख दिया, तो आपने लिख तो दिया गुरु की कैपिटल सी हो, लेकिन है तो नहीं। तो वो कह रहा है यार पूर्वी पाकिस्तान भी दे दिए, पश्चिमी पाकिस्तान भी दे दिए, बाकी जमीन वक्फ बोर्ड को दे दिए, और ये राजद वाले हमारी जमीन को जो हड़प रहे हैं उनके साथ खड़े हैं, तो रिजल्ट तो ऐसा होगा ही। अभी ना
फतुहा में एक गांव, पूरे के पूरे गांव के ऊपर वक्फ बोर्ड का क्लेम आया, तो कहा यहां राजद के नेताओं ने कि गलत है? नहीं कहा ना, क्योंकि मुस्लिम वोट हावी है। तो जब हावी है तो फिर बात खत्म करते हैं। तो चलिए अब ये बता दीजिए लास्ट जाते जाते कि बिहार इलेक्शन पे जो आपका सर्वे है, आप जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले, वो कब से करने जा रहे हैं? बस अब तो बिहार ही बिहार है, चलेंगे आपके साथ भी, गाड़ी पर चलेंगे, आप ही ड्राइविंग कर लीजिएगा, हम पूछते रहेंगे और जो होगा जनता के सामने बता देंगे। तो 2025 की तैयारी हमारी शुरू होने वाली है। बहुत जल्द आपको हर एक सीट का डेटा के साथ आएंगे और हर एक सीट का मिजाज ऐसे ही बताएंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ। धन्यवाद। ATS न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए जल्द से जल्द सभी प्लेटफॉर्म पे, हमारा 3 प्लेटफॉर्म है, द अभिषेक तिवारी शो, ATS न्यूज और खबर फर्स्ट, तीनों पर आप जल्द से जल्द जुड़े।